Good evening, everyone. I am Kushagra Gupta, and I welcome you all on behalf of Team Lighting Dreams. Lighting Dreams is an initiative by the students of NLUs to help the aspirants of CLAD to get better guidance and free study material to provide a spark to their dreams of getting into the legal field. Our team organizes Toppers Talk every Sunday and also conducts various quizzes to improve student practice. We also conduct daily GK discussion through a dedicated WhatsApp group. We are currently mentoring more than 260 aspirants. Today, we have with us Aryan Dwivedi, who is a first year law student at Gujarat National Law University. He also works as an intern at Civil Court Jamtara. He has debated at Yuva Sadan, the Youth Assembly. He works as a community manager at Youth Online Learning Organization and also teaches underprivileged children under Sarvahite. He is also an active member and organizer at Think India Gujarat and India. As the CLAT consortium has released the date of CLAT exam as 23rd July 2021, Aryan Dwivedi will be interacting with you and guiding you through the steps to cover the last miles for CLAT 2021. Over to you, Aryan. Yeah, thank you, Kushagra, for that beautiful introduction. So, as already told, that this is going to be an interactive session. So, we hope that you keep your camera on, and at any point you can put yourself on mute and you can ask question. First, I will discuss in brief about all what you have to do for the next 37 days. तो इंटरैक्टिव सेशन है और बेसिकली आई होप एवरीवन सबको को हिंदी समझ में आती होगी और हिंदी इज ए लैंग्वेज जिसमें हमें ज़्यादा इजीली समझ में आता है। तो इसलिए ये सेशन हम लोग हिंदी में ट्राई करेंगे। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो चैट बॉक्स में डाल दें, इंग्लिश में भी कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन फॉर योर बेनिफिट हिंदी में सेशन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो वी आर सेटिंग दैट इज क्लैट कल नोटिफिकेशन आ गया है कि 23 जुलाई को आपका एग्ज़ाम होने वाला है एंड एग्ज़ाम जो है आपका 2 से 4 बजे होगा। ऑफलाइन मोड होने वाला है। बेसिकली हम लोग सोच रहे थे कि ऑनलाइन होगा, लेकिन वी डोंट नो व्हाट दे हैड थॉट रिगार्डिंग द प्रिकॉशन एंड ऑल, बट क्लैट जो है अब ऑफलाइन ही होने वाला है। तो अकॉर्डिंग टू ये प्रिपरेशन हमें करना है। अब एक चीज़ और नोटिफिकेशन में था कि प्रेफरेंस लिस्ट आप लोगों को फिर से डालने का मौका मिलेगा। फॉर एग्जांपल मीन्स अगर आप अपना एरिया चेंज करना चाहते हैं जहाँ पे आप एग्जाम देना चाहते हैं तो वो मिलेगा। दैट इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। द थिंग इज कि अब सिचुएशन आपके हाथ में नहीं, ना ही थी पहले, ना ही अब है। तो ये कॉन्सोर्टियम के हाथ में है। जो कॉन्सोर्टियम डिसाइड करेगा आपको मानना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपके हैंड में नहीं है। तो मतलब फियर करना या फिर इमोशनल कुछ भी चीज़ नहीं सोचना है। द थिंग इज कि जिस चीज़ के लिए इतना दिन से प्रिपेयर कर रहे थे हम, दैट इज क्लैट 2021, वो टाइम अब आने वाला है। तो सब कुछ छोड़ के फोकस करना है हमें स्ट्रेटजी पे। तो क्या करना है नेक्स्ट 37 डेज। वन मोर थिंग इज कि फ्राइडे को क्लैट क्यों हो रहा है, हर टाइम संडे को होता है। द थिंग इज कि बहुत सारे स्टेट में सैटरडे संडे दैट इज वीकेंड वी हैव लॉकडाउन। सो इसीलिए लॉकडाउन का प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए वो फ्राइडे को क्लैट करवा रहे हैं। अब है कि क्या करना है 37 डेज में। बेसिकली इसको 1 मंथ ही मानना है, ठीक है, 30 डेज ही मानना है। तो क्या करना है क्या नहीं करना है हम लोग देखते हैं, ब्रीफ में देखेंगे, फिर हम लोग क्वेरीज लेंगे, ठीक है। सबसे पहला चीज है कंपिटिटर एंड कंपटीशन। तो पहले भी मैंने कहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ कि द नंबर ऑफ जो सही द राइट कंपिटिटर इज ओनली 10,000 to 12,000। ऑलवेज रिमेंबर दैट। मैं आपको एकदम बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि कल रात 6 बजे तक लोग फॉर्म भरे हैं पहली बार। मतलब जब क्लैट का डेट आ गया तो वो जाके फॉर्म भर दिए कि हाँ चलो क्लैट दे देते हैं। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि 80,000 90,000 एस्पिरेंट्स में कितने रियल एस्पिरेंट है, दैट इज 10,000 से 12,000, और यही आपके कंपिटिटर्स है। और नेक्स्ट है कंपटीशन। तो कंपटीशन क्या है कि अब कट ऑफ और ये सब जो है दिस ऑल थिंग डिस्कशन शुरू हो जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, जिससे आपको रिफ्रेन करना है। लास्ट टाइम कट ऑफ 80 जो है वो गुड था लास्ट टाइम के क्लैट 2020। अब इस टाइम अगर इस टाइम पेपर टफ आता है तो और कट ऑफ नीचे जा सकता है। अगर पेपर इजी आता है तो 120 130 भी जा सकता है। दैट विल डिपेंड ऑन द पेपर। सो उसके हमें अपना प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी को देखना है। तो सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है इंग्लिश। इंग्लिश में जितने भी इंपॉर्टेंट आरसीज थे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थे, जो हमारे मॉक में थे, जो कि मैंने पहले भी कहा था बहुत लोगों को कि मार्क करके रखना है। और लास्ट 1 मंथ में हमें सारा को फिर से रिवाइज करना है। मतलब कि दोज पैसेजेस जिसमें हमें मॉक में प्रॉब्लम हो रही थी
उन पैसेज को अब रिवाइज करने का टाइम आ गया है। सेकेंड थिंग इज वोकैब। तो वर्ड पावर मेड इजी या फिर 30 डेज वाले वोकैब बुक जो है उसको एक बार मतलब स्पीड रिवाइज करना है, मतलब ये 2-3 बार नहीं करना, ये लास्ट रिवीजन करके स्पीड रिवाइज उसको करना है। और फिर डेली बेसिस पे 2 से 3 आरसीज प्रैक्टिस करनी है डेली बेसिस पे, दैट इज फॉर द नेक्स्ट 37 डेज। 37 डेज नहीं है क्योंकि 23rd को एग्जाम ही होगा, तो अगर हम 22 जुलाई तक भी मानते हैं तो 22 तक आपको डेली बेसिस पे आरसीज प्रैक्टिस करनी है। दैट इज फॉर द इंग्लिश सेक्शन की जो पैसेज में हमें डिफिकल्टी आई थी मॉक्स के टाइम या प्रैक्टिस करते समय, फिर से उनको एक बार रिवाइज करना है, स्पीड स्पीड रिवाइज करना है, और वोकैब एक बार फिर से सारा लास्ट टाइम रिवाइज कर लेना है इस ड्यूरेशन में। करंट अफेयर्स में आते हैं, तो सबसे पहले ड्यूरेशन ऑफ करंट अफेयर्स है। तो जनवरी से लेके जून तक का जो करंट अफेयर है वो 80% वेटेज रहेगा। आई होप आप लोग नोट डाउन कर रहे होंगे, ठीक है। जनवरी से जनवरी से जून तक का जो करंट अफेयर है उसका वेटेज 80% रहेगा, दैट इज द फर्स्ट थिंग। तो जून, बिकॉज दिस इज एन ऑफलाइन पेपर, तो जुलाई का करंट अफेयर तो मतलब ना के बराबर आने वाला है, क्योंकि उन्हें प्रिंटिंग करानी पड़ेगी और फिर उनको हर स्टेट जहां जहां फ्लैट होने वाला है वहां जाएगा। तो जुलाई की हम बात करते हैं पहले। मई तक तो एकदम फिक्स आपको पूरा रिवाइज करना है करंट अफेयर, ठीक है, और जून का भी आपको नोट्स बनाना है। और 20% जो है आपका सितंबर से दिसंबर 20% वेटेज रहेगा। बहुत कम चांसेस है, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि एक पैसेज आपकी ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि आपकी एक पैसेज आपके सितंबर से दिसंबर तक आ जाए। 80% ऑफ द 1 मिनट, हाँ, 80% ऑफ द पैसेज जो है आपकी वो जनवरी से जून तक की आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमें प्रिपरेशन करना है। अब क्या करना है कि हम लोगों ने नोट्स बनाया है शुरू से, तो अब हर अगले 5 दिन में, ठीक है, पॉइंट कीजिएगा, नोट कीजिएगा, हर अगले 5 दिन में हमें अब करंट अफेयर रिवाइज करने हैं पूरा, द ओवरऑल करंट अफेयर फ्रॉम जनवरी टू जून वी हैव टू रिवाइज आफ्टर एवरी 5 डेज फॉर द नेक्स्ट 37 डेज, वी हैव टू रिवाइज आफ्टर एवरी 5 डेज, ठीक है। रिवीजन करना है सारा क्लैट पोस्ट जितना भी सितंबर से लेके जून तक, फॉर एग्जांपल जून का तो क्लैट पोस्ट नहीं आया है लेकिन आ जाएगा, टिल यू गिव द एग्जाम ऑफ क्लैट यू विल बी हैविंग द क्लैट पोस्ट ऑफ जून। तो सारा क्लैट पोस्ट को रिवाइज करना है, जितना क्विज हम करा रहे हैं करंट अफेयर से रिलेटेड सारा क्विज करना है, क्योंकि द लास्ट आवर में हम वही क्विज कराएंगे दैट इज रिलेवेंट फॉर क्लैट, मतलब जिनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, वो उन पैसेज पे ही क्वेश्चन कराया जाएगा। वन लाइनर सारा रिवाइज करना है एक बार फिर से, जीके टुडे का जितना वन लाइनर है एक बार फिर से रिवाइज करना है। द थिंग इज, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि कोई इशू अगर जनवरी में हुआ है, ठीक है, तो जनवरी में हो गया, आपने उस टाइम उसका नोट्स बना लिया। अब उसी इशू से रिलेटेड कोई एक पॉइंट आपका हो सकता है कि मार्च में हुआ या फिर अप्रैल में हुआ, तो दैट अगेन यू आर नॉट गोइंग टू मीन्स गेट फुल इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, बट अगर आप जीके टुडे में रेफर कीजिएगा तो एक पॉइंट आपको उसमें मिल जाएगी और क्लैट उस चीज को पूछ सकता है। तो आपको वन लाइनर नहीं छोड़ना है, एक बार क्या करना है सारा जीके टुडे या फिर जिस भी स्टडी आईक्यू या क्लाउड अफेयर्स जिसका भी वन लाइनर आप रेफर कर रहे थे दिस इतने दिन में, एक बार तुरंत उसको फिर से रिवाइज करना है और सारे फैक्ट्स एंड कॉन्सेप्ट्स को फिर से एक बार देखने हैं, मतलब जितने फिगर्स है फिगर्स नहीं भूलना है। हम मेरे को मैसेज आ रहा था कि मैं मतलब फिगर्स आप लोग भूल जाते हैं, फिगर्स तो बिल्कुल नहीं भूलना है। ऑल्दो क्लैट आपका डेप्थ में पूछेगा दैट इज ओके, बट 5 क्वेश्चन में 2 से 3 फिगर्स पे रहेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे, तो फैक्ट्स एंड फिगर को हर 5 दिन बाद रिवाइज करना है, इसलिए इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये हो गया करंट अफेयर सेक्शन में, दैट इज जनवरी से जून तक का 80% वेटेज रहेगा, हर 5 दिन बाद अब करंट अफेयर को रिवाइज करना है, क्लैट पोस्ट को पूरा रिवाइज करना है, जितना ज्यादा क्विज दे सकते हैं उतना ज्यादा क्विज दीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टॉपिक को पढ़ रहे हैं ना, तो हाँ हाँ ऐसा है वैसा है, ठीक है, ABCD ठीक है हो गया, लेकिन जब तक हम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वो टॉपिक मेरे को कितना समझ में आया है, दैट इज द थिंग। तो इसलिए प्रैक्टिस पूरा जितना क्वेश्चन है मॉक्स जितने मॉक्स है सारे के क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कर लेना एकदम स्पीड अप। टाइम ज्यादा नहीं है हमारे पास, याद रखिएगा, नाउ ओनली 37 डेज, दैट इज 1 मंथ ओनली। तो एकदम स्पीड अप रिवाइज करना है, कोई चीज भी आप रिवाइज कर रहे हो तो उसको स्पीड में रिवाइज करना है। नेक्स्ट वी कम टू द लॉजिकल सेक्शन। तो लॉजिकल सेक्शन में भी सेम है आपका कि डेली बेसिस पे फॉर द नेक्स्ट 35-36 डेज आपको डेली बेसिस पे 2 से 3 पैसेज जो है आपको प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। जो आपके मॉक्स में क्वेश्चन थे जो उस टाइम आपको डिफिकल्ट लगे थे उनको आपको फिर से एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, जितने भी आपके मॉक्स के क्वेश्चन है या फिर जितने भी प्रैक्टिस सेट आपने बनाए हैं उसमें वैसे पैसेज जिसमें 5 में आपके 3 गलत हो गए हों
या फिर 5 में 4 गलत हो गए हो, उन सबको आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एंड जीमैथ्स के क्वेश्चन आपको 20th जुलाई तक प्रैक्टिस करती रहनी है। दैट द वन लाइनर जीमैथ्स क्वेश्चन 20th जुलाई तक आपको नहीं छोड़नी है, वो कंटिन्यू रहेगा। एंड देन यू हैव द एनालिटिकल रीजनिंग। तो हाँ, एनालिटिकल रीजनिंग में आपकी कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और सिटिंग अरेंजमेंट, ये तीनों चीज तो एकदम कंपलसरी है। तो एक बार क्विक कॉन्सेप्ट, एक बार क्विक रिवीजन। सारे मटेरियल ड्राइव में है, ठीक है, व्हाट्सएप के सारे ड्राइव में सारे मटेरियल है। तो क्विक रिवीजन करना है सारा एनालिटिकल रीजनिंग का, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और आपका सिटिंग अरेंजमेंट, ये तो एकदम कंपलसरी है क्योंकि क्लैट 2020 में ये लोग पूछ चुके हैं, ठीक है। दैट इज द थिंग फॉर लॉजिकल रीजनिंग। डेली प्रैक्टिस पेपर, है ना। जो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हुई थी वो सब जीमैट के क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं अभी भी। अब आते हैं डीआई में। तो डीआई में भी डेली 2 से 3 सेट लगाने हैं सारे सेक्शन में। अगले 35 डेज तक आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं डेली बेसिस, ठीक है। उसके बाद जितने भी मॉक्स थे सारे के क्वेश्चन आप रिवाइज कर सकते हैं। अब ये नहीं कि सारा क्वेश्चन मैं रिवाइज करने बैठ गया हूँ, हर मॉक के जो बेस्ट क्वेश्चन आपको लग रहे हैं थोड़े बढ़िया क्वेश्चन है, वो सारे को आप एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। जितने भी आप मॉक दिए 30-40, सब में से आप बेस्ट क्वेश्चन सेलेक्ट करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट, एरिया प्रोपोर्शन, एरिया रेशियल प्रोपोर्शन हो गया, एरिया हो गया, मेंसुरेशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये जितना इशू है इनका एक बार फिर से कॉन्सेप्ट एक बार क्रिस्टल क्लियर कर लेना है। दैट इज द थिंग कि मैथ में इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 7 to 8, रिमेंबर माई वर्ड्स, इफ यू आर स्कोरिंग अराउंड 7 to 8, आपको एक एज मिलेगा, बाकी स्टूडेंट के मुकाबले आपको एक एज मिलेगा, जिससे आपका स्कोर फ्रॉम जीएनएलयू आप सीधे एनएलयू जोधपुर या फिर कोलकाता में चल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू, मीन्स दो, मतलब 7 से 8 मार्क्स तो बहुत ज्यादा हो गया। 2 मार्क्स में आपका रैंक कहाँ से कहाँ चल जाता है, यू नो वेरी वेल, ठीक है। 2 मार्क्स के कारण आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ जीएनएलयू में, नहीं तो आज मैं भी जोधपुर या कोलकाता में रहता है, ठीक है। तो दैट इज द थिंग। तो 7 to 8 मार्क्स आप समझ सकते हैं। मैथ में ट्राई कीजिए जितना ज्यादा स्कोर कर सके, बट लेंदी क्वेश्चन मैथ में सॉल्व नहीं करने हैं। रिमेंबर दैट वर्ड कि लेंदी क्वेश्चन जो है मैथ में सॉल्व नहीं करने हैं। लास्ट में जब पूरा पेपर मेरा कंप्लीट हो गया है उस टाइम मैं जो हूँ, मैं लेंदी क्वेश्चन देख सकता हूँ, बट लेंदी पेपर को नहीं टच करना है, नहीं तो आपका टाइम बहुत जाएगा। 5 मिनट, एक क्वेश्चन 5 मिनट ले लेगा। मैं आज ही वार्न कर दे रहा हूँ आपको, क्लैट के दिन तक याद रखिएगा ये बात। लेंदी क्वेश्चन को टच नहीं करने हैं मैथ में। जो सिंपल डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन है सबको बना के उसी में से आपके 7 to 8 स्कोर, वो डायरेक्ट क्वेश्चन बनाने से ही आपके 7 to 8 स्कोर आ जाएंगे, ठीक है। दैट इज फॉर डेटा इंटरप्रिटेशन। तो एक बार सारा कॉन्सेप्ट को, जितने भी कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट सारे को एक बार रिवाइज कर लेना है। नाउ वी कम टू द लीगल सेक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका 200 लीगल टॉपिक। मैंने 15 जून को जो सेशन लिया था आप लोगों के साथ, उसी दिन मैंने कहा था कि हर दिन 3 से 4 जो है वो लीगल 200 लीगल टॉपिक है आपके हमारे ड्राइव में, लीगल सेक्शन में, उसे करना था आप लोगों को। अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो अब आपके पास सिर्फ 35 डेज है, ठीक है। 37 डेज है, 2 दिन ऐसे रखते हैं, तो 1 मंथ है फॉर एग्जाम्पल। हर दिन आपको, अगर आप 5 टॉपिक भी करते हैं तब भी आपका 150 ही, 150 ही कंप्लीट होगा। दैट इज द थिंग। मतलब जो रिलैक्स हो गए थे 15 जून के बाद, वो समझ जाइए कि अब रिलैक्स हो जाइएगा हमेशा के लिए, ठीक है। दैट इज द पॉइंट। तो 200 लीगल टॉपिक जितना जल्दी हो सके इसको रिवाइज कीजिए। आई एम एश्योरिंग यू, वो 200 लीगल टॉपिक जो हमारे ड्राइव में है वो कंप्लीट करने के बाद आपको बाकी लीगल सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं बचने वाला है, ठीक है। उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड से लेके सारे टॉपिक प्रेजेंट है। तो 200 लीगल टॉपिक एज सुन एज पॉसिबल डेली बेसिस पे 5 से 6 करके कंप्लीट करना है। ड्राइव में है हमारा वो। कहाँ से करना है? legalservice.com, ठीक है। लीगल सर्विस.com वो वेबसाइट है, उससे कर सकते हैं, या फिर इंडियन कानून टाइप का एक वेबसाइट है, उससे भी कर सकते हैं। देन वी कम टू द करंट लीगल नॉलेज, ठीक है। मैं एक बार फिर से आज आज नहीं तो कल ग्रुप में एक बार लिंक शेयर कर दूंगा। लीगल एज का, करंट लीगल नॉलेज का यूट्यूब वीडियो है हर मंथ का, सारे को फ्रॉम सितंबर, ठीक है, सितंबर से लेके आपका जून तक का आपको फिर से एक बार देखना है। और जो भी इंपॉर्टेंट उसमें जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, केरला हाई कोर्ट का, उसको आपको लाइव लॉ, बार एंड बेंच से फॉलो करना है। आई एम टेलिंग यू दिस विल हेल्प यू लॉट, ठीक है। तो सारा लीगल जजमेंट, लीगल वीडियो जो है लीगल एज का, सारे को सितंबर से पूरा देखना है, ठीक है। अब फिर सेम चीज इस सेक्शन में भी है कि जो मॉक्स में या फिर जो भी आपकी प्रैक्टिस सेट में जो प्रॉब्लम हो रही थी जिस क्वेश्चंस में, उन क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करना है। लीगल का स्ट्रैटेजी है पैसेज को स्टिक करना है। आप बहुत, मतलब
इंटेलिजेंट है वो आपको एग्जामिनर को नहीं दिखाना है वहाँ पे कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को पहले से वॉलेंटी नॉन फिट इंजीरिया या फिर ये सब पता है, ये सब नहीं दिखाना है। जो भी पैसेज में दिया है वही मानना है। अगर पैसेज में दिया है कि राहुल गांधी इज द प्राइम मिनिस्टर, मान लो भाई राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर रहेगा उस समय के लिए जितने देर आप पैसेज सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, तो वॉट एवर इज गिवन इन द पैसेज उसी के बेसिस पे आपको सॉल्व करना है, पैसेज से बाहर नहीं जाना है। पैसेज से बाहर जाइएगा अपना प्रायर नॉलेज लगाइएगा, लीगल में क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे। देन सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल और ब्लॉक, जितने भी ब्लॉक्स हमारे एडमिन्स ने लिखे हैं और जितने भी आर्टिकल्स है लीगल के, सारे के लिंक ड्राइव में है। सारा आर्टिकल को फिर से एक बार रिवाइज करना है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो बहुत जन का नहीं हुआ हो पाया होगा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आया है, दैट इज ग्रैंड मास्टर बॉक्स, दैट इज लीगल एज जीएमबी। तो हो सकता है कि मतलब बहुत लोग का जीएमबी नहीं कंप्लीट हुआ हो, लेकिन सजेशन है कि ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके जीएमबी को कंप्लीट कीजिए। मेनली आपका लॉजिकल और इंग्लिश सेक्शन का जितना जल्दी हो सके जीएमबी को कंप्लीट कीजिए। अगर जीएमबी कंप्लीट हो गया हो तो आपका क्या करना है, उसको रिवाइज करना है। उसके जो पैसेजेस है जिसमें आपको प्रॉब्लम हुई है उन पैसेजेस को आपका रिवाइज करना है। अगर नहीं हुआ है तो जीएमबी कंप्लीट कीजिए। ये नहीं सोचिए कि आई हैव ओनली 37 डेज तो मैं जीएमबी छोड़ देता हूँ, नहीं, जीएमबी आपको कंप्लीट करके ही क्लैट में अपियर होना है। दैट इज द थिंग, यहाँ तक हो गया। अब है दैट इज द थिंग, तो जीएमबी को कंप्लीट करके क्लैट में अपियर होना है। अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो द थिंग इज उसको फिर से जो इंपॉर्टेंट पैसेज है या फिर जो पैसेजेस में आपको दिक्कत हुई थी उनको रिवाइज करना है। बट द थिंग इज कि अब वो टाइम नहीं है कि आप अपना वीक एरिया को सुधारिएगा, इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं है। अभी तक 1 साल 6 महीना में जो हमने कर लिया है उसको फिर से रिवाइज करना है, दैट इज द पॉइंट। अब इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं है। अगर आपका डीआई नहीं बनता है तो यू कैन नॉट, मतलब अब आप कॉन्सेप्ट देखिएगा फिर डीआई की प्रैक्टिस कीजिएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद फिर आप हर चीज नया तरीका से स्टार्ट करने का टाइम नहीं है। अभी तक आपने जो कर लिया है उसी को रिवाइज करना है। लास्ट 1 मंथ, सिर्फ 1 मंथ ही बचा है, 37 डेज नहीं देखना है, सिर्फ 1 मंथ बचा है। तो व्हाट वी हैव थॉट कि हम लोग अभी तक टिल नाउ वी वर थिंकिंग ऑफ द मतलब मंथली मैगजीन, लेकिन हम जुलाई के एंड तक एक कंप्लीट मैगजीन रिलीज कर देंगे जिसमें जनवरी से लेके जून तक के सारे इंपॉर्टेंट एडिटोरियल आर्टिकल्स ब्लॉग करंट अफेयर सब कुछ रहेगा। तो आपको 20 दिन का टाइम मिलेगा। जुलाई के एंड तक अगर रिलीज करते हैं तो आपके पास 20 डेज का टाइम है। सारा एडिटोरियल सारा आर्टिकल को एक बार फिर से पढ़ लेना है। इवन इफ यू हैव रेड ऑलरेडी, आप हो सकता है पढ़ चुके हो पहले भी, लेकिन आपको फिर से सारा एक बार पढ़ लेना है। क्योंकि अगर माइंड में आपका पैसेज रहेगा ना, आई एम टेलिंग यू, when I was sitting in the for the CLAT examination, 90% of the passage were known to me. Already I have read it somewhere or the other. तो अगर आपका पैसेज पहले से पढ़ा हुआ रहता है तो आपका क्या बेनिफिट है कि आपको टाइम नहीं, ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा पैसेज समझने में। अगर आपको पता है कि इसराइल पैलेस्टीन इश्यू में क्या है, ऑल्दो आर्टिकल चेंज हो सकते हैं कि मतलब वो स्क्रॉल में आपने पढ़ा होगा और उसने वायर से छापा है, क्लैट भी तो जो एग्जामिनर है वो भी ह्यूमन बीइंग है ना, वो भी तो कहीं ना कहीं से आर्टिकल उठाएगा, स्क्रॉल वायर कहीं से भी उठाए। तो आर्टिकल चेंज हो सकता है लेकिन इश्यू अगर आपको पता है तो टाइम आपका कम लगेगा। इसलिए मैगजीन को 20 डेज में कंप्लीट करने का टारगेट बनाना है। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जितने एडिटोरियल्स हमने डाल रहे हैं, पूरा मतलब पूरा हमारा लाइटिंग ड्रीम्स का पूरा टीम उस पर दिन रात लगा हुआ है ताकि आपको जनवरी से जून तक आर्टिकल्स प्रोवाइड किया जा सके। तो दे आर वर्किंग हार्ड वेरी, ठीक है, तो इसलिए मैगजीन पे ध्यान देना है। अब ट्राई करेंगे कि हम लोग डेली बेसिस पे क्विज कराए पोर्टल पे, इसलिए क्विज आप लोग को देना है क्योंकि क्विज बनाने में बहुत मेहनत लगती है, सारा क्वेश्चंस बनाना और एक क्वेश्चन बनाने में बहुत टाइम लगता है। तो उसके लिए भी एक अलग टीम बनाई है, वो टीम बना रही है क्वेश्चन, फिर उसको अपलोड करना पोर्टल पे। इसलिए क्विज दीजिए और सेक्शनल टेस्ट जो भी है डेली बेसिस पे हम ट्राई करेंगे लास्ट के 37 डेज पूरा कराने का। यूट्यूब पे जितने वीडियोज है उसको 1.5 के स्पीड से देखने हैं। ठीक है, जितने भी ब्लॉग्स हैं सबको पढ़ना है। द थिंग, जितने आर्टिकल्स रीडिंग कर सकते हो, जितने रीडिंग कर सकते हो आर्टिकल्स ब्लॉग, जितने रीडिंग कर सकते हो उतना ज्यादा रीडिंग करना है। प्रैक्टिस जितना आपको करना था आपने कर लिया, बहुत प्रैक्टिस किया आपने 1 साल 6 महीना, जब से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तब से डेली बेसिस पे प्रैक्टिस ही। ओके, आई एम कमिंग टू यू। डेली बेसिस पे आप मतलब डेली 1 साल 6 महीना आपने प्रैक्टिस ही किया है, दैट इज नॉट द पॉइंट। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, नया चीज नहीं स्टार्ट करना है, जो आपने कर चुका है उसी को फिर से रिवाइज करना है। इसलिए सारा आर्टिकल, सारा ब्लॉग, सारे आर्टिकल्स के लिंक ड्राइव में है, सारे को फिर से पढ़ना है और मैगजीन आ जाएगी तब आपके लिए कोई टेंशन नहीं। ठीक है, नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर नाउ इज मॉक। अब मॉक कैसे देना है, तो अब मॉक या तो ऑल्टरनेटिव डे बेसिस पे देना है, नहीं तो डेली बेसिस पे देना है। ठीक है, मॉक जो है
डेली बेसिस पे देना है या फिर ऑल्टरनेट डे बेसिस पे देना है, ट्राई करना है। अगर आप ऑल्टरनेट डे बेसिस पे अभी तक दे रहे थे तो अब आपको डेली बेसिस पे देना है। अगर आप 2 दिन बाद करके दे रहे थे तो अब आपको ऑल्टरनेट डे बेसिस पे देना है। ट्राई कीजिए कि इफ अगर वो लाइव मॉक नहीं है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, ओके। अगर वो लाइव मॉक नहीं है, जैसे कि लीगल एज कराता है 2 से 4 ही मॉक देना है, अगर वैसा मॉक नहीं है तो ट्राई कीजिए कि मॉक को प्रिंट करा लीजिए। द थिंग इज क्लैट क्योंकि ऑफलाइन होने वाला है। अभी तक हम लास्ट 2 मंथ में कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण हम जो है क्या कर रहे थे, लैपटॉप मोबाइल कंप्यूटर में प्रैक्टिस कर रहे थे। तो इफ इट इज अ मतलब पहले से अगर मॉक अवेलेबल है आपके पास, वो अगर आपको देना है, या फिर अगर वो लाइव मॉक नहीं है तो आप उसको प्रिंट करा लीजिए और प्रिंट मॉक देने का ट्राई कीजिए। मैक्सिमम मॉक आप ट्राई कीजिए प्रिंट देने का। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा लेकिन वंस यू आर इन एनएलयू सारा इन्वेस्टमेंट आपका वसूल हो जाएगा। एंड देन अब पूरा भर के चैंपियनशिप मॉक, ऑल इंडिया मॉक, विधिज्ञा, क्लैट प्रेप, क्लैट पॉसिबल, जितने भी है सारे का भर के ऑल इंडिया मॉक आ रहा है। सारा आप लोगों को देना है। आप लोगों को पता चलेगा कि वेयर इज माई पोजीशन। लॉ प्रेप का मॉक, ठीक है, मैं यहाँ यूट्यूब चैनल पे नहीं बोलूंगा, छोड़िए। आ, ठीक है, उसके बाद आते हैं एनालिसिस एंड डिवीजन। सारे मॉक्स को रिवाइज करना है जितना स्पीड में कर सकते हो। सारे मॉक्स को रिवाइज कीजिए, जो इंपॉर्टेंट पैसेज है, जो रिलेवेंट पैसेज है। बहुत सारे कैरियर लॉन्चर में भी ऐसे पैसेज हो सकते हैं जो इरेलीवेंट है, क्योंकि उनको इतना सारा मॉक बनाना पड़ता है। ऑलवेज रिमेंबर, क्लैट को एक ही पेपर बनाना है। हर इशू में, हर सेक्शन में 5 टॉपिक दे देना, हो गया। जो कोचिंग वाले हैं वो 1 साल से मॉक बना रहे हैं, तो उनको तो डेली डेली मॉक चाहिए, हर दिन मॉक चाहिए। लेकिन क्लैट तो एक ही बार मॉक बनाएगा, एक ही बार पेपर बनाएगा, तो वो सिर्फ करंट इशू ही देगा। तो जो रिलेवेंट फॉर क्लैट है वो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा इतने दिन में, वही सिर्फ फिर से रिवाइज करना है मॉक में। ट्राई टू गिव मॉक फ्रॉम 2 to 4 PM इन द आफ्टरनून ओनली। कोई एक्सक्यूज नहीं रखिए कि लाइट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं। और सबसे मेन बात, नींद। दोपहर में सोना नहीं है। फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ 37 डेज आपको दोपहर में किसी हाल में भी नींद आ रहा है, ठंडा पानी मुंह में मारिए, ठंडा पानी पी लीजिए, कुछ भी करना है, नहीं सोना है फॉर द नेक्स्ट 37 डेज। आई एम टेलिंग यू, नहीं तो आप जाइएगा एग्जाम हॉल में बैठिएगा और आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगा। दिस इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 2 मंथ में मैं दोपहर में ऐसे बैठ के ऐसे बैठा रहता था एकदम स्ट्रेट और मुंह पे पानी मारते रहता था, क्योंकि मेरे को हैबिट है डेली दोपहर में सोने का। तो दोपहर में सोने का हैबिट एकदम छोड़ देना है फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ। एकदम दोपहर में नहीं सोना है। अगर सोइएगा तो फ्लैट के दिन 2 से 4 नींद आएगा। इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन क्या है कि 2 से 4 ही मॉक देंगे। और सबसे इससे 2 बेनिफिट है, नींद आ रही है तो वो हट जाएगी। दूसरी चीज कि हैबिट रहेगा 2 से 4 मॉक देने का। ठीक है, साउंड, अब देखिए, साउंड आ रहा है, बाजा बज रहे हैं, हॉर्न आ रहा है, सब के बीच में आपको क्लैट सेंटर पे भी मॉक देना है। क्लैट सेंटर हिमालय पे जाके नहीं है कि आपको एकदम शांति मिलेगा। घर में आवाज हो रही है, उसी के बीच में आप मॉक देने का ट्राई कीजिए। ठीक है, बहुत लोग यहाँ पे घर में है तो घर में मॉक नहीं दे पाते हैं। आपको क्लैट सेंटर पे भी, मैं आपको बताता हूँ फ्रैंकली, वो जो एग्जामिनर है, इन्विजिलेटर है, वो इतना बकेगा कि साइन करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, कि आधा 2 घंटा में 15 मिनट तो आपका उसी का मतलब जो बकवास करता है उसी पे चल जाएगा। तो हैबिट बनाइए कि 2 से 4 मॉक दीजिए और सराउंडिंग्स को देखते हुए, क्योंकि वहां पे आपका जब आप मॉक देने बैठिएगा, ऑन द ओरिजिनल क्लैट देने बैठिएगा डी डे पे, तो ऐसा नहीं है कि आपको चारों तरफ शांति ही मिलेगी। एंड देन आपका प्रेशर रहेगा तो ऑटोमेटिकली 5 मार्क्स तो कम हो जाएगा वहीं पे, पहली बार इतना प्रेशर रहेगा। उसके बाद वो एग्जामिनर जो है, इन्विजिलेटर जो है, वो मतलब बकते रहेगा कि ये कीजिए, वो कीजिए। उस पर ध्यान नहीं देना है, अपना काम करना है, क्योंकि इतना आप जानते हैं कि ओएमआर में नाम भरना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और ओएमआर भरना है। तो दैट इज द थिंग। उसके बाद में ध्यान नहीं देना है, अपना मॉक पे फोकस करना है। अनदर पॉइंट इज, अच्छा डी डे वाला बात हम बाद में करेंगे। ओएमआर मार्किंग। ओएमआर मार्किंग कैसे करना है? अभी तक तो हम ऑनलाइन मॉक देते थे तो क्लिक 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 करके चल गए, पार हो गए, 150 क्वेश्चन खत्म हो गया। अब आपको ओएमआर मार्किंग करना है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऑफलाइन मॉक दीजिए। थोड़ा इन्वेस्टमेंट लगेगा, बात मानिए मेरा, लेकिन वंस आपका क्लैट निकल जाएगा ना, तो सारा इन्वेस्टमेंट एक तरफ हो जाएगा और आपका सक्सेस एक तरफ हो। तो दैट इज द थिंग। प्रिंट करके मॉक दीजिए ओएमआर। एक ओएमआर प्रिंट कर लीजिए, उस पर ओएमआर प्रैक्टिस कीजिए। नहीं तो अभी तक जो आपका आदत है स्क्रीन पे मॉक देने का, हैबिट है क्लिक क्लिक और ऑप्शन चूज करके आगे बढ़ जाने का ना, ये आपको वहां पे प्रॉब्लम होगी। अचानक से आप एक बार बैठ के ऑफलाइन मॉक दीजिएगा और ओएमआर फिल करने के लिए आपके पास टाइम नहीं रहेगी। जैसे जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट होते जाता है वैसे वैसे आपको ओएमआर फिल करना है। ये मेरा स्ट्रेटेजी है। आपका स्ट्रेटेजी हो सकता है कि हर क्वेश्चन के बाद फिल करिए। क्या नहीं करना है इसमें?
पूरा मॉक कंप्लीट करने के बाद ओएमआर फिल नहीं करना है। आई एम टेलिंग यू, अगर आपने 150 में 140 क्वेश्चन भी बना लिया हो, आप किसी एनएलयू में नहीं जाइएगा अगर आप लास्ट में ओएमआर फिल करने जा रहे हैं। द थिंग इज, जैसे जैसे आपका सेक्शन कंप्लीट होते जा रहा है वैसे वैसे ओएमआर फिल कीजिए। मॉक, मैं बार बार ये चीज पे फोकस दे रहा हूँ कि मॉक प्रिंट करा के दीजिए ताकि आपको हैबिट रहे, क्योंकि आपको आदत हो गया है ऑनलाइन मॉक देने का, और ये बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा अचानक से आप जाके ऑफलाइन मॉक दीजिएगा तो। एक ओएमआर प्रिंट करा लीजिए ना, बहुत ओएमआर गूगल पे है, नहीं है तो लाइटिंग ड्रीम्स है ना आपके पास, लाइटिंग ड्रीम से मांगिए, वो देगा आपको ओएमआर, ठीक है। उस पे ओएमआर पे मार्क करके आंसर दीजिए, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। दिस इज, ये हो गया आपका ओएमआर मार्किंग। अब थोड़ा इमोशनल बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत यहाँ पे इमोशनल लोग हैं, कल रात से मैं एकदम परेशान हूँ मैसेज देख देख के, ठीक है। अपने में बिलीव रखिए, द फर्स्ट थिंग इज, ठीक है। आप 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, 6 महीना से प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपने बेस्ट अपना प्रिपरेशन किया है, याद रखिएगा। मैंने कहा ना 10,000 ही सिर्फ एस्पिरेंट है, जो मतलब सीरियस एस्पिरेंट है। तो 10,000 में आपको 2500 रैंक लाना है, 2000 के अराउंड, मतलब अंदर रैंक लाना है, 2000 रैंक मत लाइएगा, 2000 के अंदर रैंक लाना है, और आपको टॉप 5 और 7 एनएलयू में जाना है अगर आपका 500 के अराउंड स्कोर है, ठीक है। तो अपने में बिलीव रखिए, आप बेस्ट हो, हमेशा याद रखिएगा दिस पॉइंट, हमेशा याद रखिए। एग्जाम टाइम में भी बैठिए तो आपके सराउंडिंग में बहुत सारे एस्पिरेंट होंगे। जब आप एडमिट कार्ड लेके जाइएगा एग्जाम देने, आप देखिएगा अरे भाई वो तो बहुत स्मार्ट लग रहा है, बहुत तेज होगा, वो चश्मा लगाया हुआ है इतना मोटा सा तो बहुत तेज होगा। कुछ नहीं सोचना है, आप सबसे बेस्ट हो, क्योंकि आपने बहुत प्रिपरेशन किया है, और मेरे को पता है मेरे मेरे जो ग्रुप के लाइटिंग ड्रीम्स के एस्पिरेंट है वो तो सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपने बहुत मेहनत किया है, बहुत बेस्ट दिया है, अब सिर्फ रिवाइज करना है। तो अब डिमोटिवेट नहीं होइएगा कि अब क्लैट आ गया, अब क्या करें, इतना दिन से थे, ये थे वो थे, अब डिमोटिवेट नहीं होना है। अब डिमोटिवेट हो जाइएगा तो सारा 1 साल 6 महीना आपका मेहनत, फैमिली का मेहनत, हमारा भी मेहनत चल जाएगा। इसीलिए मैं, अब डिमोटिवेट नहीं होना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं लेना है। मैं आपको फिर से एक बार याद दिलाता हूँ कि यहाँ जो इंसान बैठा है ना, जब वो एग्जाम देने जा रहा था तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि 22 एनएलयू है, ठीक है, 22 एनएलयूज आर देयर, अगर किसी में नहीं होगा तो प्राइवेट में पढ़ेंगे। आज मैं हरी साल्वे के साथ वेबिनार किया हूँ, हरी साल्वे सर कौन से एनएलयू से पढ़ के आया है मेरे को आप ये बताइए। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपको एनएलयू में ही जाना है। ओके एनएलयू है, ठीक है, अरे मैं एनएलयू में पढ़ता हूँ, आपका एक स्ट्रीम बन गया, ठीक है, अरे वाह एनएलयू का स्टूडेंट है, दैट इज ओके। अब इसका ये मतलब ये नहीं कि बैठ गया कि अरे आर्यन भैया बोले थे कि एनएलयू नहीं जाना है, ऐसा नहीं। एनएलयू आपका ठीक है, लेकिन प्रेशर लेके एनएलयू में नहीं जाना है, हमेशा ये बात रखिएगा। नहीं तो प्रेशर में अगर अगर जो आपको 80-90 स्कोर आ रहा था ना, ये लास्ट एक मंथ इतना क्रूशियल होता है कि आपका स्कोर सीधे 60 पे गिरा देगा ओरिजिनल फ्लैट में। 5 मार्क्स तो आपका पहले आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो वहां खत्म हो गया, और आपका जो प्रेशर है कि अगर नहीं निकला तो क्या होगा, लाइटिंग ड्रीम्स के लोग क्या सोचेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या सोचेंगे, गर्लफ्रेंड क्या सोचेगी, बॉयफ्रेंड क्या सोचेगा, टीचर क्या सोचेंगे, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, मेरा तो जिंदगी खत्म हो गया, कुछ नहीं सोचना है भाई। अरे इतने बड़े बड़े लॉयर है, प्राइवेट लॉ कॉलेज से पढ़ के आते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि एनएलयू में जाओगे तो ही तुम जुडिशरी निकाल पाओगे, या फिर अंबानी और अडानी या फिर बीजेपी का लीगल एडवाइजर बनोगे, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी फैमिली प्रेशर, सोसाइटल प्रेशर तो लेना ही नहीं है, अरे भाड़ में जाने दो यार उनको, वो कौन होते हैं मेरे लाइफ जज करने के लिए। मैं कल जाके जज बन जाऊंगा ना तो ये सारे मेरे पीछे लाइन लग जाएंगे, ठीक है, कि अरे 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 टाइम नहीं दे पाओगे आप इनको अगर आप एनएलयू में कल चल जाओ। तो इसलिए सोसाइटल प्रेशर नहीं लेना है, दैट इज द थिंग। हाँ, हार्ड वर्क एंड सैक्रिफाइस, अब ये दोनों चीज का गेम है, ठीक है, ये बहुत बड़ा गेम अब ये खेलने वाला है। हार्ड वर्क अभी तक आप जो कर रहे थे उसको कंटिन्यू रखना है और इम्प्रूव करना है, और हार्ड वर्क चाहिए। सैक्रिफाइस, देखिए मैंने सारा चीज बोल दिया कि सोसाइटी एंड ऑल ठीक है, अगर अभी आप सैक्रिफाइस नहीं कीजिएगा ना तो 23 जुलाई को जब शाम में आपके पास आंसर की आएगा, या फिर 24 को भी आता है क्योंकि ऑनलाइन पेपर है तो कुछ भी हो सकता है, उस समय रो के कोई फायदा नहीं है। उस समय कॉल कीजिएगा कि कनिष्क भैया, कुशाग्रा भैया, लाइटिंग ड्रीम्स, या फिर हर्ष सर, लीगल एज, कोई भी आपका उस समय साथ नहीं दे पाएगा कि मेरे से क्लैट नहीं निकला। उस समय रो के कोई फायदा नहीं है, अभी रात भर जग लो, अगर प्रिपरेशन नहीं हुआ है, जीएमबी नहीं कंप्लीट हुआ है तो रात भर जग लो, अगर प्रैक्टिस नहीं हुआ है, अगर 200 लीगल टॉपिक नहीं रिवाइज किए हो ना तो अभी भी जग लो। लेकिन अगर 23 जुलाई तक अगर ये चीज नहीं कर लोगे तो 23 जुलाई के बाद कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, कर सकते हो ड्रॉप ले लेना एक बार फिर से, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी हमारे, अच्छा कुछ नहीं, ड्रॉप ले लेना उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ड्रॉप ले सकते हो, दैट इज द ओनली ऑप्शन। नहीं तो 23 जुलाई या फिर 24 जुलाई को रो के कोई फायदा नहीं होगा कि मेरा क्लैट नहीं निकला है, आई एम टेलिंग यू टुडे ओनली। इसलिए सैक्रिफाइस करो, अभी से सैक्रिफाइस करने का आदत रखो, अभी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब जगह सैक्रिफाइस ही करना है, ठीक है, और एनएलयू में तो कुछ ज्यादा ही करना है, पहले तो एनएलयू का टारगेट है, तो वहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बैठे हुए एनएलयू के सारे लोग, ठीक है।
तो सैक्रिफाइस करो, जो भी कंप्लीट नहीं हुआ है जल्दी जल्दी कंप्लीट करो। रिवीजन करना है, मॉक कंप्लीट करना ही है, टारगेट बनाना है कि आज रात में इतना मॉक करना है, टाइम नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आपका सब कंप्लीट हो गया है ना, आप मेरे पास आओ, मैं इतना आपको मटेरियल दूंगा कि आपका अगला 23 जुलाई तक भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, मैंने पहले तो ये जानता हूँ कि अभी तक ड्राइव्स का आपका मटेरियल कंप्लीट हुआ नहीं, सारे सारे लोग का। ठीक है, तो टाइम बिल्कुल नहीं है, 1 महीना मान के रखना है, इसलिए जितना सैक्रिफाइस कर सकते हो, नींद, खाना पीना, मोबाइल, व्हाट्सअप, आज सब कुछ एक साइड करके अब फोकस करना है कि क्लैट पे निकालना है। लेकिन दोनों चीज, आप बोले कि दोनों चीज कैसे हो सकता है, प्रेशर नहीं लेना है, दोनों चीज हो सकता है साथ में। थोड़ा टाइम व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए, जिनके पास मेरा नंबर सेव है उनका मनोरंजन हो जाता है, क्योंकि इतना स्टेटस मेरा रहता है। तो दैट इज द थिंग, व्हाट्सएप स्टेटस देख लीजिए, थोड़ा इंस्टाग्राम का स्टोरी देख लीजिए, दैट इज नॉट एन इशू। बट सेक्रीफाइस करने का टाइम आ गया है, राइट फोकस और राइट अप्रोच का टाइम है। आई एम टेलिंग यू दिस 4 वर्ड्स, ओके? हार्ड वर्क, उसके बाद आपका सेक्रीफाइस हो गया, राइट फोकस एंड राइट अप्रोच, ये 4 चीज आप मेरा फॉलो कीजिए। आप 23 जुलाई को कॉल करके बोलिएगा कि भैया मैं एनएलयू जा रहा हूँ। ये एनएलयू हो, चाहे एनएलयू पटियाला हो, चाहे सोनीपत हो, कोई सा भी एनएलयू जाओ। ठीक है, मेरे को जानना है कि मेरे लाइटिंग ड्रीम्स के जो होनार बच्चे हैं वो एनएलयू में चल गए हैं। ठीक है, दैट इज द थिंग। और 2 पॉइंट और उसके बाद मैं क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है, पोस्टपोन, अब क्लैट पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, अब क्लैट पोस्टपोन नहीं होने वाला है, सेकेंड वेव खत्म हो चुकी है, थर्ड वेव आएगा अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, इन लोगों को अपना सेमेस्टर कराना है। हमारा हाल आज पता है होगा आप लोगों को कि क्या है। ठीक है, यहाँ पे एक मेरे एक फ्रेंड भी है जो एस्पिरेंट है, वो मेरे को एक दिन पूछ रहा था कि भाई हमारा सेमेस्टर का क्या होगा। मैंने कहा कि जो हमारा हाल है वो तेरा भी होगा। ठीक है, तो दैट इज द थिंग कि अब पोस्टपोन क्लैट नहीं होने वाला है, सेकेंड वेव भी नहीं है, थर्ड वेव भी नहीं है, वैक्सीन भी अवेलेबल है, सब कुछ है। ठीक है, तो अब क्लैट पोस्टपोन नहीं होगा, इसलिए वो लोग जो सोच रहे थे अभी भी सोच रहे हैं ना कि अरे अभी तो केस है ना महाराष्ट्र में, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब क्लैट पोस्टपोन, अब क्लैट पोस्टपोन नहीं होने वाला है, क्लैट होगा ही, क्योंकि देखिए 2-3 एनएलयू का शायद भोपाल और किसी किसी का ट्राइमेस्टर भी है। ठीक है, तो उनके बेसिस पे उनको करना है, और अब सेमेस्टर वो लेट नहीं करेंगे, दैट इज माई पॉइंट। 1 अगस्त को आपका नीट का एग्जाम है, और मैंने 15 मई को ही बोल दिया था कि एंड ऑफ जुलाई नहीं तो फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में आपका क्लैट होने वाला है। उसी दिन मैंने बोल दिया था, जिन लोगों ने देखा था ये सेशन या फिर यूट्यूब पे। तो इसीलिए अब क्लैट पोस्टपोन नहीं होगा, क्लैट देने के लिए आप लोग रेडी रहिए। ठीक है, हो गया सब कुछ। एक पॉइंट और बस, इशू क्या क्या आपको पॉइंट में रखना है, अब क्या क्या इशू आपका होना चाहिए। कोविड, मतलब 90% ऑफ द पैसेज आप मान के चलिए कोविड से रहने वाला है। ठीक है, एक मिटा रहा हूँ। ठीक है, कोविड से पैसेज रहेगा। ठीक है, नोवल नोवल से रिलेटेड पैसेज आएंगे। ठीक है, पोएटिक पैसेजेस रहेंगे। वैक्सीन का जो वेवर इशू है, जो वैक्सीन को मतलब वैक्सीन पे जो आईपी का जो वेव है उसको हटाना है। ठीक है, इकोनॉमिक पैसेज रहेंगे। इंटरनेशनल इशू पे आपको ध्यान देना है। आई एम टेलिंग यू, क्लैट का फेवरेट इशू था 2020 में इंटरनेशनल इशू, बेसिकली आपका जीके में। वो आपका नेपाल इशू भी पूछ लिए थे, और 2-3 मतलब 2-3 तो पैसेज आपके इंटरनेशनल इशू पे थे, मेरे को याद आ रहा है। तो इंटरनेशनल इशू पे फोकस करना है, इकोनॉमिक पैसेज पे इशू करना है। कोविड से रिलेटेड जितने भी पैसेज है, कोविड, लॉकडाउन, चाइल्ड लेबर, माइग्रेंट लेबर, मतलब साइबर सिक्योरिटी, जितने भी है 90% ऑफ द आर्टिकल तो आपको ड्राइव में ही मिल जाएंगे, सारे को रिवाइज करना है। पोएटिक पैसेज रहेंगे, नोवेल से पैसेज रहेंगे, दिस ऑल थिंग रहेगा। तो समअप ये है कि रीडिंग नहीं छोड़ना है। ठीक है, रीडिंग आपको नहीं छोड़ना है। आई एम टेलिंग यू, 21 जुलाई तक हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस लाइटिंग ड्रीम्स में आते भी रहेगा और आपको पढ़ते भी रहना है। ऐसे तो हमको कब क्लास 2022 के लिए भी आगे भी भेजते रहेंगे, लेकिन 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए है कि 21 जुलाई तक आपको हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ते रहना है। करंट अफेयर जून तक ही आएंगे, पेपर पढ़ना नहीं छोड़ना है, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी आर्टिकल वो उठा सकते हैं, एंड इट कैन बी। भैया एक मिनट पैसे कोई सा भी आपको 21 जुलाई तक आपको 21 जुलाई तक आपको पेपर नहीं छोड़ना है। रीडिंग आपका कंटिन्यू रहेगा, आर्टिकल हो, ब्लॉग रीडिंग हो, जो भी चीज है आपका, वो आपको नहीं छोड़ना है। पेपर 21 जुलाई तक आपको कंटिन्यू रखना है, हिंदू पूरा, इंडियन एक्सप्रेस, एडिटोरियल, और आपका एक्सप्लेन। बाकी हमारा मंथली मैगजीन नहीं, अब ओवरऑल मैगजीन रिलीज करेंगे एंड ऑफ जुलाई तक। मैगजीन को 20 डेज का टारगेट करके कंप्लीट करना है। दैट्स ऑल, बहुत बोला मैंने, इंटरैक्टिव सेशन था, ये लेक्चर हो गया। अब आप लोग अपना क्वेश्चन अनम्यूट करके एक एक करके पूछिएगा, और चैट वाले भी मैं देख रहा गुड इवनिंग सर। हूँ। हाँ पंकज बोलो।
सर ये कह रहे थे कि सर ये जो अभी बताएं एक लॉकडाउन कोविड का तो ये सर समझ आता, लेकिन सर एक चीज नहीं समझ आता कि ये जो सर अलग अलग स्टेट के लोग मतलब स्कीम या ऐप करते हैं, तो सर उसमें इम्पोर्टेंट कौन सा है सर, ये नहीं हाँ समझ ठीक है, आता है। हाँ ठीक है, गुड। देखो, एक चीज है कि कोई भी अगर स्टेट कोई लॉ लाता है या फिर कोई पॉलिसी लाता है, तो वो तभी क्लैरिटी में आएगा जब वो नेशनल इशू बन चुका हो। आई एम टेलिंग यू द बेस्ट एग्जांपल दैट इज द आई एम टेलिंग यू द बेस्ट एग्जांपल दैट इज द एंटी कन्वर्सन लॉ। एंटी कन्वर्सन लॉ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कुछ ही स्टेट ने लाया, लेकिन इट हैज बिकम अ नेशनल इशू। हर दिन हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, वायर, जो भी है, इसमें हर दिन एंटी कन्वर्सन लॉ पे मतलब हर सप्ताह आ ही जाती है। तो दैट इज द थिंग कि वो पॉलिसी या वो लॉ जो भी स्टेट का है, ठीक है, जो नेशनल इशू बन गया है वो ही पूछा जाए। और और एक चीज है कि ठीक है, देख रहे हैं हम टॉप 30, टॉप 35 लीगल और टॉप 30, टॉप 35 करंट अफेयर का लिस्ट एक जल्दी रिलीज कर देते हैं, ठीक है, जो मतलब जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आ सकते हैं, वो जितना जल्दी हो सके रिलीज कर देते हैं। बाकी स्टेट लॉ का ये चीज है कि जो नेशनल इशू बन चुका हो, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल इज एंटी कन्वर्सन लॉ। नेक्स्ट। सर हेलो। या सर या मैं मैथ का स्टूडेंट हूँ सर, 12th में, और इकोनॉमिक्स में सर बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे वो अलग सब्जेक्ट हो गया तो याद करने में, और सर बहुत दिक्कत आ रही इकोनॉमिक्स में। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको। इकोनॉमिस्ट, आप ड्राइव में चेक कीजिएगा, 2 या 3 मंथ का इकोनॉमिस्ट है, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट। उसके सारे इकोनॉमिस्ट के आर्टिकल पढ़िए, ठीक है। और रीडिंग जब भी आप कर रहे हो, ठीक है, अब तो जो लास्ट मंथ है उसमें रिवीजन ही करना है, साथ साथ रीडिंग भी करना है। 3 घंटे की रीडिंग नहीं छूटेगी, ठीक है, नहीं छूटनी चाहिए। तो जो रीडिंग टाइम है उसमें आप इकोनॉमी से रिलेटेड गूगल पे सर्च कीजिए, नहीं मिल रहा है आप ग्रुप में मांगिए, मेरे को आप पर्सनली बोलिए, कनिष्क भैया है, कुशाग्र भैया है, किसी को भी आप बोलिए, हम लोग आपको इकोनॉमी का आर्टिकल देंगे। आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं आर्टिकल रिलेटेड टू इकोनॉमी, ठीक है। या फिर अगर आपको फिलोसॉफी के आर्टिकल में प्रॉब्लम आ रही है तो आप लिखिए आर्टिकल रिलेटेड टू फिलोसॉफी। तो आपका बहुत सारे आर्टिकल्स आपके आ जाएंगे। ड्राइव में आपका इकोनॉमिस्ट है, जिस चीज में आपको दिक्कत हो रही है उसी की आर्टिकल रीडिंग की। आई एम टेलिंग यू, इम्प्रूवमेंट का टाइम नहीं है ये अब, ठीक है। बहुत इंप्रूवमेंट आपने कर लिया, बहुत प्रैक्टिस कर लिया, इंप्रूवमेंट का टाइम नहीं है। लेकिन अगर वैसा केस हो रहा है तो सिर्फ रीडिंग में इंप्रूवमेंट कीजिए, उस पर्टिकुलर जो भी जिसमें आपको दिक्कत हो रही है उसके आर्टिकल को आप रीड कीजिए, ठीक है। सर हाँ सर इंग्लिश में दिक्कत आ रही है, मतलब मॉक्स में इंग्लिश में मार्क्स कम आते हैं और सीआर में भी। अच्छा, ठीक है, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। सी द थिंग इज कि मार्क्स इंप्रूव, हाँ, एक चीज और, ऐसा नहीं है कि अभी मार्क्स इंप्रूव नहीं होगा। इफ यू वर स्कोरिंग 90 कल तक, तो हो सकता है कि क्लैट आते 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 आपका स्कोर 100 भी हो सकता है, ठीक है, ठीक है। एंड द थिंग इज ट्राई टू, कोई डिमोटिवेट नहीं होना है किसी को, लेकिन ट्राई कीजिए कि आप 90-100 के रेंज के स्कोर में रहिए। दैट डिपेंड्स ऑन द मॉक, ये पेपर पे भी डिपेंड करेगा, मॉक पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन ट्राई कीजिए कि एवरेज स्कोर आपका 90-100 के बीच में रखने का, ठीक है। अब है इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग के लिए आपका जितना प्रैक्टिस चीज है वो सबको आप रिवाइज कीजिए, नया प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। क्या नाम था आपका? प्रतिभा जी, ठीक है। नया प्रैक्टिस आपको नहीं करना है, कुछ कोई नया क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करना है। आपको क्या करना है, जितना आपने प्रैक्टिस अभी तक कर लिया है उनको फिर से एक बार रिवाइज कीजिए, जितना आप रिवाइज कर सकते हैं। इंग्लिश और सीआर के पैसेज फिर से रिवाइज कीजिए। जीमैट्स के क्वेश्चन जो है, जीमैट्स के क्वेश्चन जो है आप डेली बेसिस पे 10 से 15 लगाइए। जीमैट के क्वेश्चन आपके ड्राइव में है, आप गूगल पे भी जा सकते हैं, gmatclub.com करके एक वेबसाइट है, वहां से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। तो जीमेट के क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगाइए ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप्ड रहे। जो प्रैक्टिस आप कर चुके हैं इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग में, उसको सारे को प्रैक्टिस कीजिए। नया कॉन्सेप्ट नहीं कीजिएगा, नया कॉन्सेप्ट नया क्वेश्चन नहीं लीजिएगा प्रतिभा जी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जितना कर चुके हैं उसी को प्रैक्टिस कीजिए। सर मेरा लॉगिन नहीं हुआ हुआ है सर, ठीक है, आप मेरे को, लाइटिंग। हाँ ठीक है, आप मेरे को ये कीजिएगा, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। आप मेरे को मैसेज कीजिएगा सेशन के बाद, ठीक है, मैं आपसे बात करता हूँ। जिनका भी लॉगिन नहीं हो पा रहा है वो मेरे को मैसेज करे, सारे लोग का मैंने एक्टिवेट कर दिया है। आज को बहुत लोगों ने सेक्शनल टेस्ट दिया भी, ठीक है। जिनका नहीं हो पाया, टेक्निकल इशू कुछ हो सकती है, आप मेरे को मैसेज कीजिए, जितना जल्दी हो सके मैं रिप्लाई दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चलिए, ठीक। भैया
सर एक पोर्टल मिनट। पे मॉक भी होंगे? हाँ, ट्राई करते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअली हमने सोचा था कि मॉक लेने का, लेकिन द थिंग इज कि क्लैट, मतलब वी वेर ऑल्सो नॉट एक्सपेक्टिंग कि क्लैट कल डेट दे देगा, ठीक है। कल मैं तुम्ही लोग का चैट पढ़ रहा था, वो लाइटिंग ड्रीम्स ग्रुप जब खुला था, और अचानक से मेरे को ऊपर में एक नोटिफिकेशन आया एक जगह से कि क्लैट का डेट आ गया है। तो दैट इज द थिंग कि ट्राई करेंगे, ठीक है। क्विज और सेक्शनल टेस्ट एश्योर रहो, ठीक है। सेक्शनल टेस्ट तक तो जाएंगे ही, एकदम श्योर रहो। आज को क्विज हुआ भी था। सेक्शनल टेस्ट तक एश्योर हो, मॉक ट्राई करेंगे कि ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई हमारा ना इंटर्नशिप का टाइम है अभी ना, ये हमारा इंटर्नशिप का टाइम है। तो हमारा भी एनजीओ कोर्ट ये सब का इंटर्नशिप रहता है, उसमें हमारा टीम टाइम निकाल के मॉक बनाएगा या कुछ बनाएगा। ट्राई करेंगे मॉक बनाने का, ठीक है। ओके, तो अब भैया कुछ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। भैया ये था कि कुछ पैसेजेस रहते हैं जो जीके में आते हैं, तो वो मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी और ऐसे कुछ फॉरेन एक्सचेंज के, तो इनके फिगर्स रहते हैं और वो कुछ कॉन्सेप्ट भी रहते हैं जीके में, तो हाँ, वो बनते नहीं हो। तो अगर जीके के में पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के पैसेज आए तो उन्हें कैसे करें, मतलब कुछ सोर्स और क्या ट्रिक हो? द थिंग इज कि अगर आरबीआई बोल रहा है ना, अगर आरबीआई मार्च में बोला है कि ये रहेगा, मतलब रेपो रेट, और फिर जून में बोला रेपो रेट ये रहेगा, ऐसा नहीं आने वाला है, ठीक है। क्लैट में कि रेपो रेट क्या बोला था आरबीआई मार्च में, या फिर आरबीआई जून में बोलेगा, ऐसा नहीं आने वाला है क्लैट में, ठीक है। इकोनॉमी से जो पैसेज आएगा वो बेसिकली आपका आएगा इम्पैक्ट क्या होगा इकोनॉमी में। तो आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी कि स्टडी आईक्यू जो यूट्यूब चैनल है उस पे वो बताते हैं डिटेल में, ठीक है। क्लैट पिछले बार हमारे टाइम में भी जो इम्पैक्ट क्या होगा, कि अगर फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत है, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ का पैकेज या जो भी अमाउंट है वो रिलीज किया था, दैट इज ओके, ठीक है। वो पूछ सकता है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्लैट, ठीक है। लेकिन वो पूछेगा कि इससे हमारे मनरेगा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कनेक्ट कीजिए, ठीक है। आत्मनिर्भर का जो है वो मनरेगा पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन मनरेगा बिकॉज ऑफ दिस, स्टेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन के बारे में सोच रहे हैं उन पे क्या इम्पैक्ट करेगा, ये सब क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ओके सर। हम्म, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे ऑफलाइन मॉक देना है तो अब मैंने जैसे सीएल का लिया हुआ है, हम्म, उसमें पीडीएफ तो मॉक्स के डाउनलोड हो नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या करें? अच्छा हाँ, मतलब अच्छा वो हाँ। पोर्टल में है तो ऑनलाइन ही है, तो डाउनलोड करने में दिक्कत है, तो कहाँ से पीडीएफ कराएं प्रिंट? नहीं, ये इशू सही है, ठीक है। ठीक है, वही, हाँ ये इशू सही है। अगर पोर्टल पे मॉक है तो वो तो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्या कर सकते हैं कि और जो मॉक अवेलेबल है, जो पीडीएफ में अवेलेबल है, उनका प्रिंट आउट करा के हम पेपर पे देंगे। यू मार्क माई वर्ड्स, अगर अभी आप पेपर पे मॉक नहीं दे रहे हो और अगर आप ओएमआर प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तो अचानक से आप क्लैट में जाके बैठोगे तो आपका मतलब 3 घंटा भी आप दे दोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दैट इज द थिंग। तो सीएल के पोर्टल पे है, लीगल इसके भी पोर्टल पे है, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट वहीं पे है, ठीक है। बाकी जो मॉक जो पीडीएफ में अवेलेबल है, ठीक है, जो भी मॉक पीडीएफ में अवेलेबल है, टेलीग्राम पे मिलेगा आपको बहुत सारा मॉक। तो उनको प्रिंट करा के देने का कोशिश कीजिए, ठीक है। ताकि इससे क्या होगा आपका कि इससे क्या होगा ना, नहीं तो अगर आपको हैबिट नहीं रहेगा मॉक देने का प्रिंट, मतलब पेन पेपर पे, तो फिर वहां पे क्लैट डी डे पे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है क्या, मतलब होगी ही, इसलिए। लीगल एज का जैसे जो पीडीएफ में डाउनलोडेबल है, लेकिन उसका कर तो लेंगे, फिर आंसर्स के लिए दिक्कत है, जब तक उसमें लॉगिन करके हम ऑनलाइन देंगे नहीं तब तक वो खुलेगा नहीं, तो एक्सप्लेनेशन वगैरह नहीं मिल पाएगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं ठीक है, वो मैं बताता हूँ। वो तो मैंने बता दिया, पीडीएफ जो है उसको डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट करा लीजिए। द थिंग इज कि जिसकी पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, उसमें भी आप ये लेके बैठिए, ओएमआर शीट, ठीक है। वहां पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे ओएमआर भरिए। ओएमआर का हैबिट रहना बहुत जरूरी है। अगर ओएमआर का हैबिट आपको नहीं रहेगा ना, तो आपको कल जाके बहुत दिक्कत हो जाएगा क्लैट के टाइम। तो आप ये कर सकते हैं कि पोर्टल पे मॉक देते टाइम आप ओएमआर भी साथ साथ फिल करते जाइए, ताकि आपको ओएमआर का हैबिट रहे। आपको ऐसा टाइम मैनेजमेंट करना है कि 2 घंटे में आप पेपर भी कंप्लीट कर रहे हैं और ओएमआर भी कंप्लीट कर रहे हैं, दैट इज द थिंग। आप 150 क्वेश्चन भी बना लीजिएगा, अगर आपका ओएमआर कंप्लीट नहीं होता तो क्या फायदा है, आप वो क्वेश्चन पेपर वापस घर लेके आ जाइएगा, वो क्वेश्चन पेपर तो आप सबमिट नहीं कर रहे हैं ना। तो जो पोर्टल पे मॉक है उसमें भी आप ट्राई कीजिए कि ओएमआर गूगल पे अवेलेबल होती है, नहीं मिलेगा तो ग्रुप में बोलिएगा, मैं दिलवा दूंगा, ठीक है। उसको प्रिंट करके ओएमआर को फिल कीजिए, ताकि आपको हैबिट रहे ओएमआर फिल करने का, दैट इज द पॉइंट।
भैया वो जो लीगल कैसलेट्स होते हैं तो उसमें बहुत बार कंफ्यूजन होती है कि मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा है हम्म जो लीगली रिलेटेड क्वेश्चन ठीक है। देखिए लीगल में द थिंग इज कि 4 ऑप्शन में 2 तो हम इजीली एलिमिनेट कर लेते हैं, और जो प्रॉब्लम हमारी होती है वो 2 में ही रह जाती है। तो द थिंग इज कि ये आपका इम्प्रूव होता आपका प्रैक्टिस से। जितना ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करते लीगल के पैसेजेस, उतना आपका इम्प्रूव होता। बट अभी भी टाइम है, अभी भी 37 डेज है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अब रिवीजन प्रैक्टिस करना है, ठीक है? अब नया प्रैक्टिस नहीं करना है। अब आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना है। क्या हुआ खनीश जी? अच्छा, अब आपको रिवीजन प्रैक्टिस करना है। तो 2 ऑप्शन में जो डाउट होती है ना, वो आपको एकदम मतलब अगर दोनों ऑप्शन सही लग रहा है ना, तो लेकिन हमेशा याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट है हमारे दिमाग में ना कि 2 ऑप्शन सही लग रहा है। बहुत सारे लोग मेरे को बोलते हैं कि भैया 2 ऑप्शन सही लग रहा था इसलिए छोड़ दिए। नहीं, एक ही ऑप्शन सही है वहां पे। एक ही ऑप्शन है जो 100% सही होगा। अगर 100% नहीं है तो 90% है, 80% है, और दूसरा जो है इससे कम ही होगा। तो ये होता है, प्रैक्टिस से इंप्रूव होता है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। अभी भी टाइम है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी बहुत टाइम है, ठीक है? प्रैक्टिस करना है। उसको जितना प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, उतना आपको डेवलप होगा हैबिट, मतलब समझ में आने लगेगा कि कहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है। ये कॉन्सेप्ट मतलब ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए कि 2 ऑप्शन सही होंगे, कभी नहीं। एक ही सही होंगे। 10% का डिफरेंस होगा, 2% का डिफरेंस होगा, लेकिन डिफरेंस होगा। हमेशा एक ही ऑप्शन सही आएंगे, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। भैया मॉक्स के साथ बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे टाइम दें, मतलब रिवाइज कैसे करें, मॉक आप और दिन में कितना टाइम दें? अब आप अगर 24 घंटा में 20 घंटा भी दोगे ना, तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब कि मैंने 15th मई को मैंने बोला था कि भाई लोग आराम से 6-7 घंटा प्रिपरेशन करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग मतलब अभी सेशन में भी कहा, सैक्रिफाइस। अब आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा नींद, ठीक है? नींद तो सबसे मेन सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ताकि आपका कंप्लीट हो सके। मॉक आपको 2 से 4 ही देना है। एक दिन में 2 मॉक देने का गलती कोई नहीं करेगा, ठीक है? आई एम टेलिंग यू, एक दिन में 2 मॉक देने का गलती नहीं करना है। कोई फायदा नहीं है 2 मॉक देने का। सेक्शनल टेस्ट दे दो, प्रैक्टिस कर लो ज्यादा क्वेश्चन। 2 मॉक कभी नहीं देना एक दिन में, कोई बेनिफिट नहीं है उसका। मॉक एनालिसिस नहीं छोड़ना है, मॉक के अगले दिन एनालिसिस करना ही है, या फिर उसी दिन रात में करो या फिर अगले दिन सुबह करो। तो 2 से 4 ही आप मॉक दे रहे हो, बाकी टाइम आपको पेपर रीडिंग, आर्टिकल रीडिंग, ब्लॉग्स रीडिंग, जो भी रीडिंग मटेरियल है। इसके अलावा डेली बेसिस पे हर सेक्शन के 2 से 3 प्रैक्टिस करने हैं सेट। और आपका जो भी रिवीजन मटेरियल है, जो भी आपको रिवाइज करना है, जीएमबी रिवाइज करना है, या फिर जो भी आपका प्रैक्टिस सेट जो आपको रिवाइज करना है, वो अलग है, वो आपका अलग चलते रहेगा। रिवीजन आपको करना है, 2 से 4 ही मॉक देना है, दिन में एक ही मॉक देना है। अगर आपको ज्यादा क्वेश्चन बनाने का मन है तो प्रैक्टिस कर लीजिए। आप सेक्शनल टेस्ट दे दीजिए। आपका डेली एक क्विज तो हमारे पोर्टल पे अवेलेबल रहेगा ही, वहां पे दे दीजिए, बना लीजिए। लेकिन 2 मॉक नहीं देना है। ठीक है। कहाँ गया? एनी मोर क्वेश्चन लेफ्ट? हाँ, क्वेश्चन है यहाँ पे बहुत सारे। भैया एक परफेक्ट मंथ जीके का कहाँ कहाँ से कवर होना चाहिए? ठीक है। जनवरी से जून जो है 80% वेटेज रहेगा पेपर में। सितंबर से दिसंबर 20%, मतलब 20% मीन्स एक पैसेज आ सकता है मैक्सिमम। बाकी 5 से 6 पैसेज जनवरी से जून के ही रहेंगे। दैट इज जनवरी से मई ही मानिए, जून के भी रह सकते हैं एक दो, अगर वैसा कोई इंपॉर्टेंट इशू हो गया अभी तक जो भी हुआ है, या फिर हो जाए कुछ तो। दैट इज द थिंग। जो डिस्कशन ग्रुप है वो सबसे बढ़िया जगह है, सोर्स आप जहाँ से कॉपी कर सकते हैं अपना नोट्स। अगर आप नहीं भी पार्टिसिपेट करते हैं तो वहाँ से नोट्स निकाल लीजिए, ठीक है? सर आई एम स्टूडेंट ऑफ कॉमर्स, ये मैंने सॉल्व कर दिया। हाँ, सारे क्वेश्चन हो गए लग रहे हैं, भैया कुछ बहुत बार ऐसा दो। होता है कि आंसर में जो ऑप्शन होते हैं वो सिमिलर लगते हैं, ये हो गया, ठीक है? या एलिमिनेशन वाला भी हो हाँ, गया, मॉक मॉक्स को वाला। सिंपली रिवाइज करें या फिर भैया एक ये मतलब था कि मेरा जो है अभी जैसे फर्स्ट 2 मंथ का जनवरी फरवरी का भी हम नहीं किए हैं करंट अफेयर्स, तो अगर हम 7 दिन का टारगेट लेके चलें कि 20 जून तक कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं, कोई कि दिक्कत 20 जून तक पूरा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, जनवरी और फरवरी का जो इम्पोर्टेंट लिस्ट है ना, वो ग्रुप में है, ठीक है? नहीं है तो मैसेज करना। ज्ञान बोल रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ चलो ठीक है। तुम मैसेज करना, मैं तेरे को शेयर कर दूँ, ठीक है? मॉक्स को सिंपली रिवाइज करें या फिर से मॉक जैसे दे और रिवाइज करें, या मॉक रिवीजन इज अनदर थिंग, मॉक देना और एनालिसिस करना इज अनदर थिंग, ठीक है? मॉक आपको रिवाइज करना है। अभी तक अगर आपने 30 मॉक दिया है, या फिर आपने अगर अभी तक 40 मॉक दिया है,
तो उन मॉक के वो पैसे जो आपको बहुत अच्छे लगे थे, अच्छे मतलब आपके सारे 5 में 5 सही हुए थे वैसे, पर अच्छे नहीं, जो क्लैट से रिलेवेंट है, ठीक है, वो उन पैसेज को आपको रिवाइज करना है, दैट इज मॉक रिवीजन। जो रिलेवेंट पैसेज है वो रिवाइज करना है। नहीं समझ में आ रहा है कौन रिलेवेंट पैसेज है, आप फोटो खींच के मेरे को भेजिए, ठीक है। अब एक बार में सब नहीं भेजने लगना, लेकिन फोटो खींच के भेजिए, तो मैं बता दूंगा कि हाँ ये पैसेज आपको करना चाहिए फिर से या नहीं करना चाहिए, ठीक है। मॉक देना है, हाँ, मॉक अभी भी देना है, 20 जुलाई, 22 जुलाई तक आप मॉक दीजिए, बहुत बढ़िया है, ठीक है। 22 जुलाई तक आप, 22 जुलाई तक आप मॉक दीजिए और रिवाइज कीजिए मॉक को, लेकिन उतना ही मॉक दीजिए जितना आप रिवाइज कर पाए। अगर आप 2 से 4 मॉक दे रहे हैं तो शाम में मॉक को रिवाइज कीजिए, या फिर अगले दिन सुबह मॉक को रिवाइज कीजिए, फिर ही दूसरा मॉक दीजिए। मॉक देने का टाइम मॉक देने का टाइम आपका 2 से 4 ही होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत प्रियम बदा नीमा जी, कोई दिक्कत है तो पूछिएगा। हिमांशु, मंथन 2.0 प्लस फ्लैट पोस्ट बस जीके ग्रुप टॉपिक सफिशिएंट, बहुत है भाई, तुम 35 में 35 ले आओगे, जाओ टेंशन मत लो। भैया लीगल एज मैराथन हेल्पफुल है, बिल्कुल, अगर हाँ दैट इज वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है प्रियम बता जी। लीगल एज का मैराथन चैंपियनशिप तो वो करवाएंगे ही, कैरियर लॉन्चर ऑल इंडिया मॉक कराएगा, क्लैट पॉसिबल कराएगा, विधिज्ञा कराएगा, 90% के जो डिटेल्स है वो ग्रुप में शेयर, जैसे हम लोग अभी तक कर रहे थे वैसे ही करेंगे। अभी एडू क्लैट या फिर क्लैट प्रेप कोई करा रहा है, 16 तारीख को 22 तारीख को ग्रुप में है, चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगर लीगल एज मैराथन कराता है, एक मैराथन वो लोग करा चुके हैं, जो लोग नहीं देखा है वो देख सकता है। अगर लीगल एज मैराथन कराता है, दैट उससे बढ़िया चीज अभी कुछ नहीं हो सकता है। सेम है, मैं विधिज्ञा का भी आपको बताता हूँ, वो अब स्टार्ट करेंगे ना, 10 के 10 सवाल या फिर ऐसा कुछ वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अब वो स्टार्ट करेंगे, तो वो स्टार्ट करेंगे, वो करना है। और लीगल एज अगर मैराथन करा रहा है, आई होप कराएगा ही, तो वो उससे उससे बढ़िया तो आपके लिए कुछ हो भी नहीं सकता है। वो 10 घंटे का मैराथन दिन भर के लिए काफी है, उस दिन के लिए 10 घंटा वो बहुत काफी है, क्योंकि आपको यूट्यूब पे बैठ के दिन भर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, तो दैट इज बेस्ट आदत। ओके, एनी मोर डाउट्स? भैया मैथ्स को कैसे करें, एक दिन में कितना टाइम दें? हाँ जी, द थिंग इज कि मैथ्स अब जो है, मैथ्स जितना आपको कॉन्सेप्ट आता था उसी पे प्रैक्टिस कीजिए। अब आप नया कॉन्सेप्ट देखने मत जाइए कि मतलब कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्या है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, इसका कॉन्सेप्ट अब आपको फिर से नहीं देखना है। जो कॉन्सेप्ट आपको अभी तक आता है उसके बेसिस पे, डेली बेसिस पे 2 से 3 पैसेज आप बना सकते हैं, जो बहुत सारे आपके क्लैट के टीआई के मटेरियल अवेलेबल है ड्राइव में, उसको प्रैक्टिस कीजिए। जो मॉक्स आपने दे दिया है उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए मीन्स रिवाइज कीजिए। जो मॉक्स आपने दे दिया है, जिसके भी दिए हो, कैरियर लॉन्चर, क्लैट पॉसिबल, लीगल एज, वो मेरा बिजनेस नहीं है, लेकिन आप किसी के भी दिए हो, उसके जो डीआई के क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज द बेस्ट सोर्स फॉर दिस टाइम। नया कॉन्सेप्ट नहीं जाना है, सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अब नया चीज कुछ नहीं करना है, वॉट एवर यू हैव डन हो गया, 1 साल 6 महीना में जितना आपने करना था आपका हो गया है, नया चीज नहीं, जो कर लिया है उसी को रिवाइज करना है। आई एम नॉट एबल टू गेट क्लास प्रो फ्रॉम एनी, अरे अरे क्लैट पोस्ट हमारे ड्राइव में है, ओके, क्लैट पोस्ट हमारे ड्राइव में है, क्लैट इसमें क्या नाम है इनका, रोशनी। हाँ रोशनी, हमारे ड्राइव में क्लैट करंट अफेयर सेक्शन में एक सेक्शन बना हुआ है क्लैट पोस्ट का, उसमें जनवरी से लेके मई तक का क्लैट पोस्ट है, आप चेक कीजिए ड्राइव में, ड्राइव का लिंक अगर आपको नहीं पता तो वो भी मैं बता देता हूँ, वो आपके व्हाट्सएप के इसमें है डिस्क्रिप्शन में, उसमें आप करंट अफेयर सेक्शन में जाइए, वहां पे आपका क्लैट पोस्ट सारा का सारा है, ठीक है। या सर मंथली मैगजीन कौन सी रहेगी सर सबसे बढ़िया, लीगल एड की, लॉ प्रेप की, कौन सी सर? मंथन 2.0 सबसे बढ़िया रहेगा कैरियर लॉन्चर का, और उसके बाद आप फ्लैट पोस्ट लीगल एज का जो है, जो कि अवेलेबल है हमारे ड्राइव में, उससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो क्विज हम डेली बेसिस पे कराएंगे उसमें से आप करंट अफेयर का क्विज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। थैंक यू भैया मेरा पोर्टल लॉगिन करना है। हाँ प्रतिभा, मैंने कहा ना, सेशन के बाद तुम मेरे को मैसेज करना, ठीक है। ओके भैया। हाँ सेशन के बाद तुम मैसेज करना, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉल कर लेना, मैं तुमको बता दूंगा कहाँ दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने सारा सब लोग एक्टिव कर दिया, मेरे को थोड़े पता है भाई कि मतलब कि तुम प्रतिभा हो या फिर कौन ज्ञान है कौन स्वास्तिक है, मेरे पास जितना आया, जितने 100 के अराउंड आए सारे को मैंने एक्टिव कर दिया है, ठीक है, सबको मैंने एक्टिव कर दिया, वैसा कुछ नहीं, किसी कोई डीएक्टिव नहीं है, कुछ इशू हो सकती है तो मेरे को कॉल कर लेना। Yeah, I think that the all question is taken, right? या अब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो डेली क्वेरीज के लिए ग्रुप खुलता ही है। हमेशा याद रखना है, हार्ड वर्क, ठीक है, हार्ड वर्क करना है, सैक्रिफाइस करना है,
फोकस और अप्रोच, ये 4 चीज को दिमाग में रखते हुए अगले 1 महीना तक आप बढ़िए, ठीक है। एंड आई होप कि आप में से ही कोई फिर नेक्स्ट एडमिन बनिएगा आप लोग लाइटिंग ड्रीम्स का, ठीक है। तो 23 जुलाई को आप बोलिए कि भैया मेरा क्लैट निकल गया, तो मैं आपको बुलाऊं, ठीक है। आज मैं बैठा हूँ, कल आप बैठिए कल आप बैठिएगा मेरी जगह, और आने वाले 2022 2023 के एस्पिरेंट्स को गाइड कीजिएगा। वी विल ऑल्सो मेक योर पोस्टर एंड टेल दैट दिस गाइज फ्रॉम एनएलयू जोधपुर, एनएलयू आसाम, कहीं से भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एकदम मतलब जितना सैक्रिफाइस कर सकते हो करो, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, जिस दिन आपको पता चल जाएगा कि यू आर गोइंग टू अ गुड एनएलयू ना, उससे ज्यादा खुशी कभी नहीं होगा। मतलब आज भी मेरे को पता है कि 2020 एस्पिरेंट जब 5 अक्टूबर आएगा ना, तो अगर हम लोग मतलब अभी तो फिजिकली नहीं है, अगर हम लोग फिजिकली रहते तो पार्टी होता उस दिन, क्योंकि दैट इज द डे मीन्स वो अलग ही दिन हो गया ना। 5 अक्टूबर को दिन रिजल्ट आया हमारा, और हमें पता चल गया कि हम जेएनएलयू में जा रहे हैं। तो जिस दिन रिजल्ट आ जाएगा, और ये सब चीज डिपेंड करेगा आपका लास्ट 37 डेज, दैट इज द 1 मंथ। बार बार मैं बोल रहा हूँ 37 डेज नहीं देखना है उसको, 1 मंथ ही देखना है। 37 डेज का आपका जो सैक्रिफाइस है, हार्डवर्क है, वही आपका डिसाइड करेगा कि आप किस एनएलयू में, क्योंकि मेहनत सबने किया है, याद रखिएगा। 1 मिनट, मेहनत सबने किया है, सबने बराबर प्रैक्टिस किया है, क्वेश्चन सबने प्रैक्टिस किया है, ऐसा कोई नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं किया हो। कोई ज्यादा जीएमबी बना लिया हो और कोई कम जीएमबी बनाया हो, कोई 10 सेट बनाया होगा, कोई 8 सेट बनाया होगा, दैट इज अनदर थिंग। कॉन्सेप्ट सबके डेवलप है। ये जो लास्ट पीरियड है इसमें थोड़ा डीमोटिवेट नहीं होगा, डीमोटिवेट होइएगा मेरे को कॉल कीजिएगा, मेरे पास बहुत कहानी है, मैं बताऊंगा। बोलिए प्रतिभा जी। भैया अभी भी 1 मंथ में मार्क्स बढ़ सकते हैं क्या, मतलब 10 to 15 मार्क्स? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एकदम श्योर रहिए। अगर मैंने आपको कहा अगर 90 स्कोर है तो आपका स्कोर 100 चल जाएगा, अगर आपका मतलब कंटिन्यूटी नहीं छोड़ना है। आप 10 घंटे तैयारी कर रहे थे, 12 घंटे कीजिए, 12 घंटे कर रहे थे, 14 घंटा कीजिए, कंप्लीट कीजिए। ऐसा हो सकता है कि आपका 15 जुलाई तक सारा रिवीजन खत्म हो जाए ना, तो मेरे को कॉल कीजिएगा, मैं आपको और रिवीजन का मटेरियल दूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट कीजिए। स्कोर अभी भी इम्प्रूव भैया होगा। हर बार 70 to 90 के बीच में स्कोर आ रहा अरे आप एश्योर, है आप जा रहे सीए हैं के मार्क्स में। टॉप 10 एनएलयू में आप जा रहे हैं, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। यू आर गोइंग टू टॉप 10 एनएलयू। आपका जो स्कोर है, अगर 72 से 90 के बीच में स्कोर है ना, आप टॉप 10 एनएलयू में जा रहे हैं। प्रैक्टिस करते रहिए, जितना मौका रिवाइज कीजिए। ओके सर। भैया मेरा एक जूनियर है जो अभी 12th में है, उसका अक्सर एक क्वेश्चन होता है जनरली कि 1 मंथ में प्रिपरेशन 0 to कंप्लीट हो सकती है। सी दिस इज Right. I will answer this question, या right? Yeah. तो 0 to complete 100% नहीं हो सकती, लेकिन इफ विद द एफर्ट एंड कॉन्टिन्यूटी अगर वो ट्राई करेगा तो वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 70 to 80% सिलेबस कवर कर सकता है। लेकिन जैसा आर्यन ने कहा कि उसके लिए सेक्रीफाइस चाहिए, राइट? मीन्स यू हैव टू स्टडी मीन्स लाइक अ रोबोट समथिंग, कि आपको कम से कम 18 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे, जो कि एक मतलब नॉर्मल इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है। और वो हमारा ब्रेन अलाउ नहीं करता कि 13 आवर्स से ज्यादा स्टडी की जाए। तो इन सभी चीजों को लेकर के हमेशा लास्ट मंथ की जो प्रिपरेशन शुरू करता है वो बैक हो जाता है जो पहले से कर रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि लास्ट टाइम पे आप मतलब रिवाइज करें, कोई चीज नया ना लें। तो यही आर्यन ने कहा। सेकेंड थिंग इज अबाउट ऑफलाइन एग्जामिनेशन। द पार्ट इज दैट आर्यन इंक्लूडेड ऑल द थिंग्स वेरी, मतलब बहुत अच्छे और बहुत डिस्क्राइब मैनर में। द थिंग इज जब हम ऑनलाइन एग्जाम देते हैं तो हमारे सामने वॉच चलती रहती है कंप्यूटर स्क्रीन पर, एंड जब हम ऑफलाइन देंगे तो ऐसा कोई भी हमारे सामने वॉच नहीं रहेगा। जहां हो सकता है आप सेंटर पे भी जाएं तो उनके पास कोई घड़ी ना हो, राइट? तो आप बार बार एग्जामिनर से नहीं पूछ सकते, मतलब जो इन्वेजिलेटर है वहां आकर के आपको टाइम नहीं बताएगा, वो तो आपको आकर के 15-20 मिनट डिस्टर्ब करके ही जाएगा कि साइन कर दो एंड ये दिखा दो, ये दिखा दो डॉक्यूमेंट। द थिंग इज यू हैव टू कैरी योर वॉच। आप अपना घड़ी नहीं भूलना है, मतलब means the CLAT is online, but I give the examination of BLAT, that is offline, right? So वहां जब मैं सेंटर पे गया तो बीएचयू आप जानते ही हैं कितना अच्छा होता है, देखने में खूबसूरत होता है। तो द थिंग इज एंजॉय कर रहे थे और भूल गया था मैं घड़ी घर पर। तो द थिंग इज इट विल डिक्रीज माई मतलब टाइम, मतलब मेरे को मैनेज करने में थोड़ी दिक्कत हो गई। तो आप घड़ी नहीं भूलेंगे। एंड द थर्ड थिंग इज व्हेन यू आर स्टडिंग समथिंग, स्टडी विथ योर हार्ट, राइट? ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू। आप ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई चीज कवर करनी है तो बस मैं कवर करते चला जा रहा हूँ, राइट?
इंजॉयमेंट होना बहुत जरूरी है, ताकि एक नॉर्मल बैलेंस बना रहे। कभी भी मतलब एंजाइटी लेवल नहीं होना चाहिए आपके अंदर, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को बहुत आ गया या मेरे को कुछ नहीं आता, जैसा कि आर्यन ने कहा। तो ये सारी चीजें अगर आप दिमाग में रखेंगे तो हो सकता हो हम आपको बैंगलोर में देखें। हम तो यही चाहेंगे कि हम बैंगलोर में मिले, और मतलब कभी आना हो हम लोगों का भी बैंगलोर जेएनएलयू से मूट उट कॉम्पिटिशन में, तो फिर हम लोग बैंगलोर में आपको देखें। दैट सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल, राइट, थैंक यू। एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं मुझको एक चीज भैया, एक मेरे को मिनट। एक चीज ऐड करना थी हाँ भाई, हाँ भाई, भाई। हाँ भाई। मैं ये बोलना चाह रहा था कि वो जो क्वेश्चन था ना कि एक महीने में कैसे लोग कर लेते हैं, तो यार उसके पीछे बहुत सी चीज़ें रहती हैं, हर पर्सन डिफरेंट होता है। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि अगर आप देख रहे हो कि कोई बच्चा एक महीने में, किसी की सक्सेस स्टोरी होती है, लोगों की सक्सेस स्टोरीज जहाँ पे लोग एक महीने में एग्ज़ाम निकाल लेते हैं। बेसिकली ये वैसे भी 2019 तक देखा गया था, बिकॉज जो सिलेबस था वो बहुत डिफरेंट था, बहुत ईजी था, अभी वैसा नहीं है। तो वो स्किल सेट्स पे डिपेंड करता है। किसी बच्चे की अगर पहले से ही रीडिंग स्पीड अच्छी हो, कॉम्प्रिहेंशन उसका बहुत अच्छा हो, जीके उसका पहले से ही बहुत ज़्यादा सॉर्टेड हो, तो ऐसे पर्सन को बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो वैसे बच्चों को शायद एक महीने में निकल सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप एक महीने में एंटायरली जीरो से लेकर के 100 पहुंच जाओ, दैट इज इम्पॉसिबल। You are always in a position, like you always start at 40 or 50% when you are covering a syllabus in 1 month and cracking an exam, and it is a competitive exam. तो बात यह है कि ज़ीरो से 100 पहुंचना इज़ नॉट, लाइक इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर आप मेहनत करना चाहते हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो आप जब आपने डिसाइड किया है ना, आप तभी स्टार्ट कर दो, किसी भी चीज़ को बाद के लिए मत टालना। तो ये एक चीज़ है अगर आप एक महीने के बारे में सोच रहे हो तो। दूसरा बाकी, हाँ, कनिष्क ने ये चीज़ बहुत सही बोली कि वॉच के लिए मतलब कभी भी वेट मत करना, और हमेशा कुछ कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में बताएंगे भी। एग्जामिनेशन सेंटर में जाते वक्त प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करना, और साथ ही साथ कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो ले जाना ज़रूरी होते हैं, कुछ एसेंशियल्स होते हैं जो नहीं ले जाना भी ज़रूरी होते हैं। ऑल्सो कुछ लोगों को ये डाउट है कि ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छा था, ऑफलाइन में बुरा हो गया। मैं एक स्टोरी बता रहा हूँ। मेरी एक दोस्त थी, अच्छी थी पढ़ने में, उसके मॉक टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। तो उसकी एक आदत थी कि वो आंसर्स को मार्क फॉर रिव्यू कर देती थी। ठीक है, अब क्या हुआ, मेन एग्जाम में इंस्ट्रक्शंस में लिखा था शुरू के 15 मिनट तक कि मार्क फॉर रिव्यू वाले आंसर्स काउंट नहीं होंगे। उसने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़े, उसने अटेम्प्ट किए 135, उसकी एक्यूरेसी उसको लग रही थी अराउंड 60-70% भी होती या 80% भी होती, तो भी उसका शायद मतलब लग जाता, कोई अच्छा कॉलेज लग जाता, जीएनएलयू, एचएनएलयू या आरजीएनयूएल लग जाता। उसके आए थे ज़ीरो, बिकॉज उसने सारे आंसर्स मार्क फॉर रिव्यू कर दिए। तो इंस्ट्रक्शंस ज़रूर पढ़ना, कोई भी एग्ज़ाम हो। ऑल्सो वो ओएमआर वाली जो चीज़ आर्यन ने बताई थी बहुत सही है एक तरीके से, और साथ में रिवीजन और मॉक्स के एनालिसिस के लिए अपन बताते जाएंगे। कोशिश करो कि अभी से लेकर के जो 37 डेज बचे हैं, आर्यन बहुत सही बोला कि उसको 37 मत देखो, बिकॉज 37 देखोगे तो स्लैक ऑफ कर जाओगे, स्लैक ऑफ करने का टाइम नहीं बचा है। तो कोशिश करो कि अभी से लेकर के एग्जाम के पहले तक एटलीस्ट 30 मॉक्स दे देना, और mocks are just the 20% of the thing, analysis is the 80% of the part. So if you are taking 2 hours to take a mock, then give at least 4 to 5 hours for its analysis. Look for where have you got the right answers, why have you got the right answers, where have you gotten the wrong answers, why have you gotten the wrong answers। और जब तुम इन सब चीज़ों का एनालिसिस करोगे ना, तुमको पता चलेगा कि टॉपिक्स कहाँ पे गलत हो रहे हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लोगे, साथ में जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर ही रहेंगे, तो उससे तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ेगी। एक्यूरेसी बढ़ेगी तो तुम्हारे मार्क्स अपने आप डेवलप होंगे, अपने आप इम्प्रूव होंगे, और इस तरीके से बढ़ते हैं मार्क्स। तो जिनके भी 70s 80s 90s में स्टक है, हम भी कभी स्टक थे, हमने भी यही चीज़ की। और बेसिकली देर इज़ नो अदर ऑप्शन, you need to analyze your mocks like fairly, and then work on those concepts which you feel are asked regularly and you are weak in it। तो किसी चीज़ में तुम अगर वीक हो, वो हमेशा पूछा जा रहा है, तो उस पर वर्क करो, अपने आप तुम्हारे मार्क्स इंक्रीज होंगे। इट इज़ अ प्रोसेस, बिलीव इन द प्रोसेस, ट्रस्ट इन द प्रोसेस। एंड वन लास्ट थिंग, दूसरों की प्रिपरेशन से अपने आप को कंपेयर मत करना। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इसी में डिमोटिवेट हो जाते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं और टाइम वेस्ट कर देते हैं। दूसरों की प्रिपरेशन से कौन कितनी क्या कर रहा है उससे बिल्कुल भी ध्यान मत देना। एक महीने तक
अपनी सोशल मीडिया रीच जो है वो कम कर दो। 1 महीने तक जो सैक्रिफाइस की बात कर रहा है वो यही सैक्रिफाइस है, जो हम बाकी फालतू जगहों में टाइम वेस्ट करते हैं उस पे मत जाना। सिर्फ अपने ऊपर फोकस करो और खुद पे वर्क करो। दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू लैंड इनटू अ वेरी वेरी गुड एनर्जी। ऑल द बेस्ट। Okay, so now it's more than 1 hour. We can end the session. Yeah, Ganesh? Yeah, I took a one session of question of author, so I be left at. भैया एली में 82 के आसपास बन रहे हैं, काफी है। या वी कैन सी हिम इन एनएलयूज, राइट? हाँ अगर हाँ एली में इतने अच्छे बन रहे हैं तो हाँ ऐसा कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिस करें, एफर्ट और कॉन्टिन्यूटी रहनी चाहिए। दूसरा, डॉक्यूमेंट आपके आपके साथ होने चाहिए एट दी सेंटर। भूल जाते हैं कई लोग एडमिट कार्ड और घर दौड़ना पड़ जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए मीन्स, क्योंकि सेंटर हो सकता है बहुत दूर हो जाए। तो दैट द थिंग। और बाकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, इंजॉयमेंट करते रहिए। थैंक यू आर्यन फॉर दिस मीन्स वेरी इंसाइटफुल thing that you talk to the aspirant and it will motivate them। और बाकी आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं बचा है तो हम यहाँ सेशन एंड कर सकते हैं।